आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और मैं फिर हाजिर हूँ आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज लेकर। यहाँ मैं आपको बताती हूँ उन तमाम साइंटिफिक कहानियों के बारे में, रिसर्च के बारे में और शानदार रिपोर्ट्स के बारे में भी। कोरोना कवरेज के इस एपिसोड में बात होगी एस्ट्राजेनेका की विकसित की गई वैक्सीन कोविशील्ड की एफिकेसी पर। फिर अपडेट लेंगे कि आज एक एक्सपर्ट्स की कमेटी फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की उस एप्लीकेशंस का रिव्यू करेंगी जिसमें उन्होंने वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी मांगी है। साथ ही 2 ऐसी कोरोना की टेस्टिंग किट के बारे में भी बताएंगे जो 5 मिनट में टेस्ट का रिजल्ट दे देगी। और आखिर में मुलाकात करेंगे एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले कोरोना से जुड़ी देश दुनिया की अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 32,080 नए केस सामने आए हैं, जबकि 402 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 92 लाख से अधिक कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य कोविड-19 मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर ना लगाए। साथ में ये भी कहा कि ऐसे पोस्टर्स लगाने का आदेश राज्य तभी दे सकता है जब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी इसके लिए निर्देश जारी करे। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 64 देशों के राजनयिक आज हैदराबाद पहुंच गए। पहले ये दौरा 4 दिसंबर को ही होना था, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया था। ब्रिटेन के साइंस चीफ ने कहा है कि भले ही देश में वैक्सीन आ गया हो, लेकिन मुमकिन है कि अगली सर्दियों में भी ब्रिटेन के लोगों को मास्क लगाना पड़े। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन को विकसित किया है। इस कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए लोग टीकाकरण के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने में सक्षम होंगे। एक्ट्रेस कृति सैनन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। कोविड वैक्सीन आने पर अफरा तफरी का माहौल ना बने, इसलिए मुंबई ने इसके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। शुरुआती फेज में टीकाकरण और स्टोरेज के लिए मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने 4 अस्पतालों को चुना है और एक वैक्सीन टास्क फोर्स बनाई है। बीएमसी कहती है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हुई तो 3 महीने में पूरी मुंबई को वैक्सीन लग सकती है। आज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सपर्ट कमेटी फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक उस एप्लीकेशंस को रिव्यू करने वाले हैं जिसमें उन्होंने भारत में अपने वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ के लिए अनुमति मांगी है। और जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये रिव्यू जारी है। इस पर मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर मिलन शर्मा से। जी मिलन, बताइए इस पर अब तक क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी देखिए, अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की जो बैठक होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है और इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, एक पैनल बनता है, उसमें कम से कम 10 से 12 मेंबर पर रखे जाते हैं। ये अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। इसमें जो मीटिंग है, इसमें वैक्सीन रिलेटेड एक्सपर्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जो एक टेम्पररी लाइसेंसिंग का एक प्रोविजन है भारत में वैक्सीन देने के लिए, वो दिया जाना चाहिए या नहीं। अब 3 कंपनियां इन्होंने अप्लाई किया था टेम्पररी प्रोविजन ऑफ लाइसेंस के लिए, और हम जानते हैं कि फाइजर की वैक्सीन पहले से ही तैयार हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में फाइजर की वैक्सीन देना शुरू हो गया और इसका जो प्रिलिमिनरी डेटा है वो अच्छे रिजल्ट दिखा रही है। पहली डोज देने के 10 दिन के बाद एंटीबॉडीज बनाना फाइजर की वैक्सीन शुरू कर देती है। ये यूएस एफडीए का भी अप्रूव्ड डेटा सामने आ चुका है। जहां तक भारत बायोटेक वैक्सीन का सवाल है, फेज 3 ट्रायल अभी भारत में चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि इंटरम रिजल्ट देखकर भारत बायोटेक को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाए। सीरम इंस्टीट्यूट की जो एस्ट्राजेनेका के साथ वैक्सीन है, उसका भी जो इंटरम डेटा है वो अब लैंसेट में पब्लिश हो चुका है
और उसमें कम से कम 60 से 70% की एफिकेसी वैक्सीन दिखा रही है। इसका मतलब वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में कार्यरत रही है। इसीलिए ये 3 वैक्सीन ने अब भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियां कैसी क्या चल रही है, इसका जायजा लेने के लिए आज 64 देशों के राजनयिक हैदराबाद पहुंच गए हैं। इस पर अपडेट लेने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर गीता मोहन से, जो विदेशी खबरों पर नजर बनाए रखती हैं। जी, जो एनवॉयज वहां पर गए हैं वो अभी जो बायोटेक कंपनी का जो सेंटर है वहां पर उसका दौरा कर रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि जो एमडी हैं उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया है और उस प्रेजेंटेशन में कृष्णा एला, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है भारत बायोटेक के, उन्होंने 3-4 बहुत अहम मुद्दों पर फोकस किया। एक ये कि 33% जो ग्लोबल वैक्सीन है वो जीनोम वैली हैदराबाद में प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि जो वैक्सीन है वो सारी ह्यूमैनिटी, न केवल भारत लेकिन जितने भी लोगों को जरूरत है पूरे दुनिया भर में, उन सबको दिया जाएगा और भारत उसमें जरूर पहल करने वाला है। और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को भारत के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, भारत बायोटेक जैसे कंपनीज पूरा करने वाले हैं। और हैदराबाद लार्जेस्ट FDA अप्रूव्ड वैक्सीन फैसिलिटी है, जिसका दौरा इन फॉरेन एनवॉयज ने किया। प्रेजेंटेशन हुआ है एक समझ के लिए कि भारत कहां तक पहुंचा है कोवैक्सीन को लेकर और आगे क्या क्या करने वाला है और किस तरीके का कोऑपरेशन भारत को बाकी देशों से जरूरत होगी और कैसा कोऑपरेशन बाकी देश भारत से उम्मीद लगा सकते हैं, जिसमें उनको भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन के तीसरे ट्रायल की यानी कंप्लीट पीयर रिव्यू रिपोर्ट द लैंसेट में प्रकाशित कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविशील्ड 70% तक इफेक्टिव है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वैक्सीन का सेफ्टी रिकॉर्ड कितना अच्छा है और कोरोना वायरस के खिलाफ कितना प्रभावशाली है, ये हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने आज तक के रिपोर्टर अंकित कुमार से पूछा। जी देखिए, अक्सर जब हम सुनते हैं कि किसी वैक्सीन की सफलता का प्रतिशत 70% या 90% रहा, तो जो ये जानकारी आती है वो उस वैक्सीन को बनाने वाली प्राइवेट कंपनी की तरफ से एक प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट जारी करके दिया जाता है। लेकिन वैक्सीन या दवाओं के केस में ऐसा होता नहीं है। वैक्सीन और दवाओं के केस में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो आपकी बात तब मानता है जब आप अपना रिसर्च का डेटा या ट्रायल का डेटा किसी इंडिपेंडेंट जर्नल को देते हैं और वो जर्नल अपने एक्सपर्ट के द्वारा उसको रिव्यू करता है, जिसे हम पीयर रिव्यू कहते हैं। तो कल जो लैंसेट में पब्लिश हुआ है वो एक तरह से पहला वैक्सीन का पीयर रिव्यू वर्जन है, यानी जिसे एक्सपर्ट ने अपने हिसाब से डेटा देख के, परख के और प्रकाशित किया है। अब दूसरी बात आती है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ कंपनी का दावा है, बल्कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अब ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है, उसकी अधिकतम सफलता की जो गारंटी है वो 90% है शुरुआती ट्रायल में, और कम से कम जो सफलता की गारंटी है वो करीब 62.1% है। यानी अगर एवरेज निकाला जाए तो करीब 70% की सफलता का एक एफिकेसी जिसे कहते हैं एक दर माना जा रहा है, जो कि साइंटिस्ट के हिसाब से इसके सेफ्टी रिकॉर्ड को देखते हुए अच्छा है, जो कि एक बीमारी, एक पैंडेमिक के टाइम पे काफी इफेक्टिव हो सकता है। जी अंकित, ये लो डोज और स्टैंडर्ड डोज की एफिकेसी अलग अलग है, तो इनमें अंतर क्या है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। दरअसल ये अगर आप उस पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें दो अलग अलग एफिकेसी है। एक ग्रुप में वैक्सीन 90% सफल है और एक ग्रुप में 62% सफल है। जिस ग्रुप में 90% सफल है उस ग्रुप में जो पहला डोज लगता है वो लो डोज लगता है, और जो सेकेंड जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं वो स्टैंडर्ड डोज लगता है। अब इसके पीछे की कहानी है, ये है कि ये लो डोज वाला भी शुरू में प्लान नहीं था। जो रिसर्चर्स उन्होंने इसको प्लान नहीं किया था। ये गलती से एक ग्रुप को
लग गया और बाद में उसे कंटिन्यू किया गया। तो लेकिन जब उसके रिजल्ट आए तो देखा गया कि जो शुरुआती लो डोज के वैक्सीन जिस ग्रुप को दिया गया है उस ग्रुप को ज्यादा इफेक्टिव है उस ग्रुप में ये वैक्सीन। कुल मिला के हम दो तीन पॉजिटिव और 2-3 नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि इसमें पूरा है क्या जी। देखिए, पॉजिटिव की बात करें तो ये है कि वैक्सीन इफेक्टिव है, उससे बड़ा वैक्सीन सेफ है, क्योंकि वैक्सीन में लोगों को इस बात की चिंता होती है अक्सर कि कहीं इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। तो करीब 11,000 वॉलंटियर्स का अलग से सेफ्टी चेक जो किया गया, जिन्हें रेगुलर वीकली मॉनिटर किया गया, उसमें सिर्फ 3 लोगों को थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हुए। उन 3 लोगों में से सिर्फ एक जो वॉलंटियर था, उससे जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं उनके हिसाब से वो जो साइड इफेक्ट थे वो वैक्सीन रिलेटेड थे। इसके अलावा जो 2 लोग थे उनमें से एक को वैक्सीन लगा ही नहीं था, और जो तीसरे थे उनकी बीमारी पे रिसर्चर्स ने ये नहीं कहा कि ये वैक्सीन के वजह से हुआ है। जिन लोगों को वैक्सीन लगा, जिन हजारों लोगों को वैक्सीन लगा, उनमें से किसी को भी अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो ये सेफ्टी को लेकर के एक अच्छा माना जाएगा। अब इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये हो सकते हैं कि एक ग्रुप में 90% और एक ग्रुप में 60% के अंतर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, यानी कंसिस्टेंसी और होनी चाहिए। दूसरा जो शुरुआती किसी वैक्सीन के साथ होता है कि ये जो शुरुआती आंकड़े हैं, एक तरह से आप 11,000 12,000 के आंकड़े पे या 30,000 के आंकड़े पे आप एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे सकते हो। क्या ये सालों साल तक चलेगा, या क्या इस आंकड़े के आधार पे करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जो रेगुलेटर्स हैं वो परमिशन देंगे? ये इस बात का निर्धारण अभी जो अलग अलग देशों में, भारत में भी जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है, तो उस देश के रेगुलेटर को ये तय करना है कि क्या ये जो अंतर है 60% और 90% का, क्या उनके हिसाब से ये काफी है। जी, अभी आपने अंकित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की बात की, फाइजर की बात हुई है, तो भारत की नज़र सबसे ज़्यादा किस वैक्सीन पर होगी, यानी रेस में ज़्यादा कौन आगे है भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, कोविशील्ड भारत और भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैक्सीन है। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरे वैक्सीन इस कैटेगरी में हैं, चाहे वो फाइजर हो या अमेरिका में जिसका अभी रिजल्ट अवेटेड है, मॉडर्ना हो, उन लोगों के मुकाबले कोविशील्ड कोविशील्ड के पास 2 हम कहें पॉजिटिव पॉइंट। पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कोविशील्ड के पास कि ये एक कम टेम्परेचर में 2 से 8 डिग्री के बीच के टेम्परेचर में इसको रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि आप एक रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, किसी मेडिकल स्टोर की फ्रिज में, किसी हॉस्पिटल के फ्रिज में आप उसको रख सकते हैं महीनों तक। ये एक अच्छी चीज है। इसकी अगर आप तुलना करें फाइजर के साथ या मॉडर्ना के साथ, तो फाइजर को -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए अगर आप उसको महीने तक रखना चाहते हैं। 6 दिनों तक या 7 दिनों तक फाइजर को आप थोड़े कम टेम्परेचर पे लेकिन एक फ्रीजर में आप रख सकते हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं या भारत जैसे दूसरे देशों की बात करते हैं, विकासशील देशों की, तो वहां इस तरह का कोल्ड चेन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए भारत की निगाहें कोविशील्ड पे ज्यादा हैं। दूसरी बात यह है जिसके बारे में शायद कम लोगों को पता होगा कि कोविशील्ड का जो निर्माण हुआ था वो ऑक्सफोर्ड के रिसर्च पे हुआ था। जब ऑक्सफोर्ड के रिसर्च ने इसका डेवलप किया इस फॉर्मूला को, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि हम इस वैक्सीन को प्रॉफिट के लिए नहीं बनने देंगे शुरुआत में, जब तक पैंडेमिक है। तो एक अलायंस बनाया गया जिसके तहत ये शर्त रखी गई कि इसका एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और साथ ही जिन सरकारों ने या जिन एनजीओ ने या जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्पॉन्सर किया, उन्होंने एट रिस्क मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। यानी आपको पता नहीं है इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं इस बात की, तब भी कोविशील्ड का निर्माण पहले से महीनों से चल रहा है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे ऑलरेडी कोविशील्ड के स्टॉक्स हैं। और इस दिन सरकार के रेगुलेटर की तरफ से एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कोविशील्ड को मिल जाएगा। उस दिन से सरकार के पास बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अच्छा खासा स्टॉक होगा जो सरकार अपने इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो ये एक अच्छी चीज है। इसके अलावा 2 भारत की कंपनियां हैं, भारत बायोटेक है और जाइडस है, जो अपना इंडिजिनियस यानी भारत में बना हुआ वैक्सीन डेवलप कर रही है।
भारत बायोटेक ने भी अपना इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है, लेकिन समस्या ये है अभी कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका रिजल्ट किसी पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन में पब्लिश नहीं हुआ है। शुक्रिया अंकित और प्रतीक। तो फिलहाल भारत की नज़र कोविड शील्ड पर बनी हुई है। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। आपको तो पता ही है, शुरुआत से कोरोना वायरस को काबू करने का सबसे कारगर तरीका टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ही है, यानी मरीजों को जांच कर पता करना कि वो संक्रमित हैं या नहीं और पता चलने से पहले वे किन लोगों के संपर्क में आए हैं। अभी तक इस प्रक्रिया के लिए RT-PCR और एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। RT-PCR टेस्ट के जरिए संक्रमितों की पहचान तो सही से हो जाती है, मगर एंटीजन टेस्ट से जुड़ी खामियों का समय समय पर हमें पता चलता रहता है। साथ ही इन टेस्ट के रिजल्ट, खासकर RT-PCR के टेस्ट रिजल्ट में वक्त भी लगता है। ऐसे में 2 नए तरह के टेस्ट विकसित किए जाने का दावा किया गया है जो 5 मिनट से भी कम समय में कोरोना की जांच करने में सक्षम हैं। ये कौन से टेस्ट हैं, किसने तैयार किया है और कितना आसान बना देगा ये टेस्टिंग प्रक्रिया को, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे। जी, दरअसल जिन 2 टेस्ट के बारे में ये दावा किया गया है कि वो 5 मिनट या उससे भी कम समय में कोरोना की जांच कर सकते हैं, उनमें पहला टेस्ट अल्ट्रा सेंसिटिव पेपर बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर है, जिसके जरिए कोविड टेस्ट किया जाता है और उसका रिजल्ट 5 मिनट या उससे कम समय में आ जाएगा। इस प्रक्रिया में कम समय के अलावा कम खर्च भी लगता है। और वहीं अगर दूसरी जांच प्रक्रिया की बात करें तो वो CRISPR जीन एडिटिंग टूल के प्रयोग से तैयार किया गया है। प्रतिष्ठित पत्रिका जर्नल साइंस में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक नोबेल पुरस्कार विजेता जेनिफर डोडना ने इस कोविड टेस्ट को विकसित किया है। ये वही वैज्ञानिक है जिन्हें इस साल केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऐसे में उनके द्वारा विकसित किया गया ये टेस्ट 5 मिनट में ये बताने में सक्षम है कि सैंपल में कोरोना वायरस की संख्या कितनी है। ये जानने के लिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन के कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। अगर पूरी प्रक्रिया की बात की जाए तो जिससे भी या इंसान से लिए गए जो सैंपल है उस पर जीन एडिटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। फिर ये टूल बताता है कि सैंपल में कोरोना के कितने वायरस है। टेस्टिंग के दौरान इस टूल की मदद से सैंपल में कोरोना के खास तरह के RNA का पता लगाया जाता है। अगर ये दोनों टेस्ट के हम अगर कंपेयर करें तो ये दोनों ही टेस्ट RNA का पता लगाते हैं। जो RT-PCR और अन्य टेस्ट थे उसमें RNA का डायरेक्टली पता नहीं चलता है। अगर ये टेस्ट बड़े स्तर पर लोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो आप घर पर ही कोविड टेस्ट कर सकते हैं। एक और अहम बात यह भी है कि हम बेहद कम समय में वायरस की पुष्टि कर पाएंगे। क्विक टेस्टिंग से समय पर संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। ऐसे में और लोगों को संक्रमित होने से बचाया भी जा सकता है और संक्रमित व्यक्ति को सही समय पर सही इलाज दिया जा सकता है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को भी कम किया जा सकता है। और अब बारी है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को हिम्मत देने की और कोरोना को लेकर उनके मन में बसे सारे भ्रम को दूर करने की। क्यों? अब हम आपको एक कोरोना सर्वाइवर से उनका अनुभव सुनवाएंगे। इनका नाम हिमांशु अरुण पांडे है, जो कि राजस्थान से है। पेशे से फ्रीलांसर है। जब उन्हें कोविड हुआ तब वो घर में ही आइसोलेशन में रहे और खुद को ठीक किया। हमारी सहयोगी प्रगति ने इनसे बात की है, आपको सुनवाते हैं। तो हिमांशु जी, सबसे पहले कांग्रेस कि आप कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हुए हैं। कैसा रहा आपका कोरोना का एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। शुरुआत के दिनों में मुझे बहुत दिक्कतें आई, जैसे मुझे ब्रीथिंग इश्यूज हुए और मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, घूमने फिरने वाला इंसान हूँ, मौज मस्ती वाला। तो जैसे अचानक से मेरे साथ जैसे मेरी रिपोर्ट आई तो मेरे आउट ऑफ नोवेयर मेरी लाइफ में धप्पा हो गया, किसी ने धप्पा कर दिया। तो जैसे ही धप्पा किया तो मुझे लगा कि अब भैया मुझे आइसोलेट होना पड़ जाएगा। और जो इंसान हमेशा बाहर रहता है, जो कभी घर नहीं रहता, उसको 14 दिन घर पे बिताने पड़ जाए। और जब इंसान घर पे बिताता है तो चीज़ें खुद को टाइम देना स्टार्ट किया। खुद को टाइम पे मैंने बुक्स पढ़ी,
मैंने वेबसाइट स्क्रॉल करना, कुछ कुछ पढ़ा, मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए सुनने। इस तरह की चीज़ें मैंने अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट किया। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मुझे, जैसे ब्रीथिंग इशू वगैरह, तो उन पर भी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। तो कोरोना के कांटेक्ट में आप कब आए? आपको ऐसा कब महसूस हुआ? महसूस तो मुझे तब पता चला जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अच्छा, तो इससे पहले और- सिम्टम्स नहीं थे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे मुझे वायरल इन्फेक्शन होता है वैसा हर जैसे सर्दी खांसी नॉर्मल रहता है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन इस टाइम पे चेंज हो रही है। सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही थी, तो उस समय मुझे स्वेट भी आता था, ठंड भी लगती थी। इस तरह से जैसे हमेशा होता था, मार्च में भी होता है, सितंबर अक्टूबर में भी होता है, बीच बीच में क्लाउडी मौसम हो जाता है तो उसमें भी गर्मी लगने लगती है। तो मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक अलग लगा नहीं। तो जब आपको रिपोर्ट आई आपकी, तो इसके बाद आप होम आइसोलेट हुए या हॉस्पिटलाइज हुए? नहीं, मैं होम आइसोलेट ही हुआ। मुझे लगा ज़्यादा प्रिकॉशन मैं घर पे ले सकता हूँ, और थोड़ा घर पे रहूँगा तो केयरिंग में रहूँगा। तो बाकी फिर मैंने खुद की मील्स स्टार्ट करी। मतलब मैंने टाइमिंग पूरा एक शेड्यूल बनाया मैंने पूरा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर अपने जो मुझे जो उसमें रेमेडीज थी, जो थेरेपीज थी, वो सब मैंने ली। जी, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके बाद मेडिसिन में आपने क्या क्या लिया? क्या मेडिसिन में आपने क्या क्या लिया? मेडिसिन में मैंने मल्टीविटामिन्स ली, और मैंने एजिथ्रोमाइसिन ली थी, मैंने जिंकोविट ली थी, मैंने एप्पल सीडर लिया था। और जैसे जो सबसे ज़्यादा मैंने स्टीम पे फोकस किया, क्योंकि मुझे ब्रीथिंग इशू ज़्यादा हो रहा था, और मेरी नाक और मेरा गला ब्लॉक हो रहा था। मतलब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं यूजुअली 4 से 5 बार स्टीम ले सकूँ घर में, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा। और मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वही हुआ कि मैंने एक तो पानी बिल्कुल अवॉइड किया, कि मुझे हमेशा गर्म पानी ही पीना है। तो तब से मैं अब तक गर्म पानी ही पी रहा हूँ। मैं अभी भी ठीक हो चुका हूँ, और मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरी ठंड में गर्म पानी ही पीऊँ। तो पहला मुझे ठीक होने के बाद क्या आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है अभी भी? हाँ, मुझे हल्की सी वीकनेस तो लगती है, मुझे टायर्डनेस लगती है। मतलब जितना मैं पहले, जैसे मैं स्टेयर्स आराम से चढ़ जाता था तो मुझे एग्जॉशन फील होता है, तो थोड़ा सा पैरों में भी दर्द होने लगा था थोड़ा पहले से ज़्यादा। तो मतलब कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के जो पोस्ट इफेक्ट्स आपको कैसे समझ में आ रहे हैं अभी? पोस्ट कोविड इफेक्ट ज़्यादा है कि आप थोड़ा सा अपना बैलेंस डाइट लेके चले, अपनी बॉडी पे थोड़ा सा फोकस करें, और बार बार धोते रहो साबुन से हाथ, वरना धोने पड़ेंगे जीवन से हाथ। और इस तरह से, और बाकी यही है, आप अपनी हेल्दी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और चीज़ें प्रिकॉशन करती रहिए, मास्क पहनते रहिए, और थोड़ा सा लोगों से कांटेक्ट में कम आइए। खाने में आपने क्या क्या खाया जितने दिन आपको कोविड से खाने में मैंने जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स थे उनको अवॉइड किया। डेयरी प्रोडक्ट्स वैसे भी ठंडा करते हैं, तो मैंने सारे डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड किए। यहाँ तक कि दूध में भी मैंने हल्दी अवॉइड करी। मैं गर्म पानी में हल्दी लेता था, ताकि वो मेरे को थोड़ा सा कफ मेरे को आसानी से उतर जाए। तो और डेयरी प्रोडक्ट मैंने बिल्कुल अवॉइड किया। चाय मैं ज़रूर लेता था, चाय मैंने मसाले वाली चाय स्टार्ट कर दी थी। और मैंने घी बिल्कुल अवॉइड किया, तेल मैंने बिल्कुल अवॉइड किया, इस तरह का। बाकी मैंने फ्रूट्स में मैंने कीवी ली, क्योंकि उसमें ज़्यादा इनरिच प्रोटीन होता है। तो और बाकी फ्रूट्स वगैरह ले लेता था ऐसा। जी बिल्कुल। और अब ठीक होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं तो अब कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और अभी आइसोलेट होने की। मतलब 7-8 दिन जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि थोड़ा सा अब अभी कोशिश कम ही निकलिए। तो 20 तारीख के बाद से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं बाहर निकलूँ, अपनी बैक टू लाइफ, अपना बैक टू बेसिक्स में जाऊँ वापस। तो मेरा आमतौर पर जो रूटीन था, और ये चीज़ मैंने सबक ली है कि मुझे थोड़ा सा अपने फिजिकल फिटनेस और हेल्थनेस पे भी ध्यान देनी चाहिए। सर आप एकदम घूमने वाले इंसान हैं, अक्सर अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, तो जो ये आइसोलेशन पीरियड था वो तो काफी आपको खल रहा होगा। हाँ, खल भी रहा था, और बहुत चीज़ें मैंने सीखा भी है। ज़्यादा मैं कहूँगा कि मेरे लिए थोड़ा सा प्रोडक्टिव ज़्यादा रहा, डिस्ट्रक्टिव कम रहा। प्रोडक्टिव इन द सेंस ऐसा रहा कि मैंने बहुत सारी टू डू लिस्ट बना ली। जैसे मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा था, बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग था, तो मैंने उनको काम ठीक कर लिया। और आने वाले में अपने मतलब जैसे 2021 भी आ रहा, तो उसके मैंने कुछ नए रेजोल्यूशन सेट कर लिए, और आने वाली चीज़ों में मैं क्या क्या नया कुछ कर सकता हूँ मैंने वो भी देख लिया। हिमांशु, आपको पूरी आज तक रेडियो की टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और दुआएं। चलिए अब कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। आपको आज का कोरोना कवरेज कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे।
लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम खुशबू है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।